हमने लास्ट क्लास हैंड करी थी कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। हमने समझा था कि हमारे पास CLT क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, और फिर उसके बाद हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखा था कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंस के अंदर हमारे पास होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसका तस्करा मैंने लास्ट क्लास में किया था थोड़ा सा, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं इन डिटेल कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स के अंदर, जो कि डेटा साइंस के अंदर तुम्हारे पास इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उसका सारा जो पूरा दारोमदार है वो क्या है कि हम बात करके आए थे कि हमारे पास हम क्या करते हैं, हम किसी चीज की प्रेडिक्ट करते हैं पॉपुलेशन पे ही, सैंपल से लेके कोई सैंपल लेते हैं और उस सैंपल पे अजम्पशन बनाकर हम लार्जर पॉपुलेशन पे एक प्रेडिक्शन बना देते हैं। तो वही चीज हमारे पास, उसके लिए कोई हमारे पास एक टूल होना चाहिए, हमारे पास एक तरीकेकार होना चाहिए। तो वो तरीकेकार क्या है, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी कि वो चीज हम लार्जर पॉपुलेशन पे प्रेडिक्ट किस तरीके से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है, और कुछ टूल्स के थ्रू किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक थ्योरी होगी जिसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखो, अगर इस लाइन में लिखा हुआ है of a study provide evidence to support a specific theory relevant to a larger population, यानी कि एक थ्योरी है, एक assumption बनाई है किसी ने, उस पे क्या करना है, हमें एविडेंस देखना है कि भाई कितना सबूत मिल रहा है कि आया कि वो थ्योरी गलत होती है या फिर सही है, और किसके मुताबिक, किसके अकॉर्डिंग, लार्जर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यानी कि हमने 20 लोगों का सैंपल लिया और उस पे हम थ्योरी बनाकर कुछ भी हम क्या कर रहे हैं, लार्जर पॉपुलेशन पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो होता है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू। और उसमें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं कुछ, और पॉपुलेशन पैरामीटर्स में हमारे पास क्या चीजें आएंगी, हमारे पास वही चीजें आएंगी जो हम पढ़ के आए थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन। तो ये वही चीजें हैं हमारे पास जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि इसी की प्रेडिक्ट करना है, या तो मीन प्रेडिक्ट करना है या फिर सारी चीजें इस तरीके से ऐसी प्रेडिक्शन चल रही होगी। तो हमारे पास एजम्पशन क्या हो सकती है, किसी का हाइपोथेसिस क्या हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने ये हाइपोथेसिस दिया है, तो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि भाई अ टीचर अज्यूम्स that 60% of his college students come from lower middle class family। अब ये इसने चेक नहीं किया है खुद, इसने सिर्फ अजम्पशन बनाई है, इसने कुछ ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि भाई हमारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 60% जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस दे दिया उसने। अब इस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, और उस टेस्ट में हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई आया कि ये जो अजम्पशन बनाई थी वो सही है या नहीं। यानी कि ये रीजन हुआ तो मैं सैंपल इकट्ठा करने जाऊंगा, मैं पहले सैंपल नहीं इकट्ठा कर रहा, मैं बगैर किसी मकसद के सैंपल इकट्ठा नहीं करने जाऊंगा। मैंने पहले अजम्पशन बनाई कोई, मैं यहाँ पर मुझे एक अजम्पशन मिली, तो मुझे मेरा टारगेट होगा कि भाई अच्छा कुछ, मैं सारे कॉलेज के स्टूडेंट को तो नहीं दे सकता, मैं क्या करूँ, मैं कुछ 20-30 स्टूडेंट का सैंपल ले लूँ और उस पर फिर क्या करूँ, उस पर मैं टेस्ट करूँ इस हाइपोथेसिस को, और फिर उस पर मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा कि आया कि ये अजम्पशन, अब क्या हो सकता है, ये अजम्पशन या तो सही हो सकती है अकॉर्डिंगली, या फिर क्या होगी, गलत होगी। दो ही चीजें होंगी ना। तो हमें क्या करना है, हमें पॉपुलेशन पे देखना है कि आया कि ये सही होता है या नहीं होता, ये जो कहा है इसने ये सही है या नहीं है। दूसरे एक और एग्जाम्पल है, अ डॉक्टर बिलीव दैट 3D यानी कि डाइट, डोज एंड डिसिप्लिन इज 90% इफेक्टिव फॉर डायबिटिक पेशेंट। डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया या कुछ किया, उसने बोला भाई ये 3 चीजें अगर इम्प्लीमेंट करेगा कोई डायबिटिक पेशेंट, शुगर वाला, उसके लिए ये हमारे पास 90% इफेक्टिव होगा।
तो अब इसके लिए भी क्या किया जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाएगी कि आया कि ये सही कह रहा है। अगर सही कह रहा होगा तो रिजल्ट बता देगा हमें सैंपल का, अगर नहीं कह रहा होगा तो रिजल्ट वो भी बता देगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सैंपल लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा, यहाँ सैंपल किसका लिया जाएगा, पेशेंट्स का। और वो कौन से पेशेंट, स्पेसिफिक जो इस अजम्पशन पे है, डायबिटिक। तो डायबिटिक पेशेंट्स का सैंपल अब पूरी आबादी है। अब ये समझ लो अगर ये किसी शहर पे दिया था अजम्पशन, कराची पे, तो वहां से कहीं से एरियाज से सैंपल इकट्ठा करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि आया कि ये सही है या नहीं है। तो उस टेस्टिंग को, इस अजम्पशन को, तो ये जो दो अजम्पशंस है, ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है। तो वो जो फर्स्ट टाइटल था इसके अंदर, वो हाइपोथेसिस लिखे हुए हमारे पास, जो ये नजर आ रहे हैं तुम्हें। तो इस तरीके से मैं कोई भी हाइपोथेसिस दे सकता हूँ, लेकिन उसकी टेस्टिंग लाजमी है कि आया कि वो हाइपोथेसिस लार्जर पॉपुलेशन पे किया जाए, अगर अप्लाई या नहीं किया जाए, कि कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई चीजें तो नहीं होंगी। तो ये चीज हमारे पास इस तरीके से चल रही होती है। पहला केस हो गया कि भाई हाइपोथेसिस देना है, उसकी टेस्टिंग करनी है। अगली चीज होती है कि हाइपोथेसिस में हमारे पास, यहाँ देखो ये डायग्राम रिलेटेबल है जो हम प्रीवियस क्लास में समझ रहे थे कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड अजम्पशन लेके चलते हैं हम, और ये जो लाइंस नजर आ रही हैं ये क्या होती है हमारी, ये क्या थी, ये हमने अजम्पशन बनाई थी ना। अजम्पशन में हमारे पास हमने क्या ड्रॉ किया था, ये पूरा क्या था, नीचे जो सैंपल्स के क्या थे, हमारे सैंपल के नीचे प्लॉट क्या हुए थे, लाइन क्या था भाई, पिछली क्लास का टॉपिक अभी मैं दिमाग रिपीट करके भी आया हूँ। फोल्डर्स जो दिखाए थे कौन से थे, CLT और कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यही दो चीजें तो हम सीख के आए थे कि हमारे पास CLT क्या करता है, CLT ये अज्यूम करवाता है कि हमारे पास सारे मीन्स को, बहुत सारे सैंपल्स के मीन्स को अगर कैलकुलेट करके प्लॉट कर दिया जाए, तो वो हमारे पास जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही आता है। तो ये अजम्पशन है CLT की, थ्योरम की। और साथ साथ ये जो लाइंस नजर आ रही है ये क्या थी, ये क्या थी, ये हमारी ड्रॉ की हुई कॉन्फिडेंस इंटरवल थी कि भाई ये इतना कॉन्फिडेंस मुझे है अपने रिजल्ट पे। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल का थ्रेशोल्ड भी डिस्कस किया था। वो थ्रेशोल्ड हमारे पास कितना था, वो थ्रेशोल्ड हमारे पास डिफरेंट तरीके से था कि एक हम कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पे बनाते हैं, एक हम 99% पे बना सकते हैं, और एक हम कितने में बना सकते हैं, 90% पे बना सकते हैं। तो ये तीन थ्रेशोल्ड है, और मोस्टली यूज होने वाला वो 95% का होता है। यानी कि जो, और रेयर केस में मेडिकल डायग्नोसिस कहीं पर अगर हम बोल रहे हैं तो उसका एरिया बड़ा कर दिया जाता है, 99% पे कर दिया जाता है। तो वो जो 3D डाइट वाला प्लान है उसमें मैं बोलूँ कि मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल ये वाला बनाऊंगा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 99% मेडिकल में इस चीज का एरर कम से कम होना चाहिए। लेकिन वो जो पहले वाली टीचर वाली एग्जाम्पल थी, वहां पर मैं इसको भी ले सकता हूँ और इसको भी ले सकता हूँ 90% को, सही। तो यहाँ पर ये हो गया, और उसके बाद जो मेन चीज तुम्हें नजर आ रही है, यहाँ पर दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं। एक नजर आ रहा है तुम्हें HO, जिसको हम पढ़ते हैं H0, जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमारी एजम्पशन जो है ना वो दो टुकड़ों में डिवाइड हुई हुई होती है, एक H0 में और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहली H0 क्या बोल रही होती है, स्टेटमेंट सजेस्टिंग नो इफेक्ट और नो डिफरेंस इन द पॉपुलेशन। यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है हाइपोथेसिस के अंदर वो बोल रही होती है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा पॉपुलेशन पे, जैसे अज्यूम किया था वैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ रहा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 60% था, मैंने सैंपल पे लिया, सैंपल पे भी 60% आया, पॉपुलेशन पे भी क्या होगा, 60% ही आ रहा होगा। तो उर्दू में इसका मतलब ये है।
और ऑल्टरनेटिव का मतलब है उसका अपोजिट कर दो, उसका ऑल्टरनेटिव कर दो, तो वही रिजल्ट तुम्हारे पास क्या होगा कि हाँ अच्छा 60% नहीं था, 60% से ज्यादा हो सकता है या 60% से कम होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर स्टैट्स में डेटा साइंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो यहाँ पर अगर देखो तो इस तरीके से होता है एच नॉट कॉमा और ये डबल डॉट म्यू इज इक्वल्स टू, अब मैंने बोला 60%, वो जो मैंने लिया हुआ था एजम्पशन, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब ये म्यू क्या है, ये म्यू ये है कि तुम यहाँ पर बोल रहे हो ये पॉपुलेशन का मीन है, जो पॉपुलेशन हम अज्यूम कर रहे हैं ये उसका मीन है, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमेशा मीन प्रेडिक्ट होता है, सैंपल को लेके मीन को प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई हाँ इतना तुम्हारा मीन है, अगर हो सकता है तो सही है, अगर अदरवाइज नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव केस क्या होगा। ऑल्टरनेटिव केस ये है कि भाई तुमने h1 म्यू लिखा और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया तो यहाँ पर तो सेम हो जाएगा, एच नॉट भी वही है इज इक्वल्स टू और h1 भी वही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू में क्या है, इसका मतलब है जाहिर है या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा, सही। तो नॉट इक्वल टू दोनों बातें बता रहा है, तो उसको सिंपल अल्फाज में नॉट इक्वल टू बोलते हैं कि भाई लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। तो ये पूरा केस क्या है, ये यही होता है कि हम पॉपुलेशन के मीन को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। जो पैरामीटर का वर्ड देखा था ना यहाँ पर, वो यही पैरामीटर का वर्ड था कि पॉपुलेशन पैरामीटर टू द टेस्ट, यानी कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है उसी को टेस्ट किया जा रहा है, और वो पॉपुलेशन का पैरामीटर तुम्हारा क्या है, वो है तुम्हारा म्यू, यानी कि जिसको म्यू बोल रहे हो, यू करके जो नजर आ रहा है ये पॉपुलेशन मीन है, सही। तो इसके लिए जो भी तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर बीच में सेंटर में देखो तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, पूरा 95% का एक्सेप्टेंस एरिया नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ तुम्हारा एच नॉट क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लाए करती है जेड स्टेट्स की किसी भी चीज की, तो वो इसका मतलब है भाई मेरा जो एच नॉट था वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या चीज, ये जो करके आया था, मैंने बोला था कि भाई इक्वल टू 60% होगा, अगर ये बीच में आ जाता है, यहाँ पर लाए कर जाती है वैल्यू, तो इसका मतलब है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा एच नॉट। लेकिन अगर नहीं होती, इससे बाहर चली जाती है, इसका मतलब है मेरा केस क्या हो जाएगा, मेरा केस हो जाएगा कि भाई नॉट इक्वल टू, यानी कि नहीं है बराबर उसके, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो जो हमने एरर के चांसेस छोड़े थे वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा एच नॉट। अब यहाँ देख रहे हो गौर से, यहाँ पर तुम्हें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहीं नजर नहीं आ रहा, यहाँ भी एच नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर एच नॉट लिखा हुआ है। तो ये इसलिए है कि हमेशा जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बात की जाती है तो वहां पर हमेशा सिर्फ एच नॉट की रिप्रेजेंटेशन में बात की जाती है, हम ऑल्टरनेटिव को डिस्कस नहीं करते। जब रिजेक्ट कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास तुम्हारा केस कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, ऑल्टरनेटिव ही केस एक्सेप्ट हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है भाई। अब ये देखो, ये यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कि क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पर हो रही होती हैं। तो अब मुझे एक एक उसमें केस बताओ। स्टेट द हाइपोथेसिस में क्या आएगा, स्टेट द हाइपोथेसिस में जो प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस करके आए उसमें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में स्टेट द हाइपोथेसिस में हमारे पास यही स्टेटमेंट आएगी, कोई भी जो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, सेट द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। ये क्या है, अब ये जिसने प्रीवियस क्लास ली थी ये उसको पता होगा, सेट द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, और अभी भी मैं पेड पे बता चुका हूँ।
अल्फा मतलब हमें डिसाइड करना है कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होगा, आएगा 90 होगा, 99 या 95। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में तुम्हारे पास क्या है, थर्ड स्टेप में कलेक्ट द सैंपल डेटा। सैंपल डेटा होगा तो उस पर कुछ अप्लाई करोगे। सैंपल डेटा के बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, पी वैल्यू। सही, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर टेस्ट लगते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा था, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। तो ये टेस्ट मौजूद है हमारे पास जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिससे हमारे पास कोई रीजन निकल रहा होता है, और उस पर हम क्या करते हैं, उस पे रीजन बनाते हैं। पांचवें स्टेप का, पांचवा स्टेप क्या बोल रहा है, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन पी वैल्यू एंड अल्फा। यानी कि ये जो पांचवा स्टेप है, ये तुम्हारा डिसीजन बताएगा कि भाई आया कि एच नॉट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। तो वो तुम्हारा फाइनल, तुम्हारा पूरा ये होगा डिसीजन। और देन ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। डिसीजन ले लिया, यहाँ पर डिसीजन बन गया तुम्हारा कि क्या करना चाहिए। आखिरी चीज है कि तुम कंक्लूजन दे दोगे पॉपुलेशन पे कि आया कि भाई जो मैं हाइपोथेसिस लेके चला था वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, उसको करना क्या है, रखना है या फिर इग्नोर करना है, क्या चीज है, वो वैलिड होती है थ्योरी या नहीं होती। क्लियर है? तो यहाँ पर वही सारी चीजें, यहाँ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होता है। उसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जो टेस्ट होते हैं, वो हमारे पास टेस्ट यहाँ तुम्हें जो फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं वो दो नजर आ रहे हैं, एक जेड टेस्ट है और एक टी टेस्ट है। और ये करते क्या है, दीज टू टेस्ट आर यूजफुल टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन मीन। क्या करने के लिए है कि पॉपुलेशन के मीन को इन्फ्रेंस करने के लिए, यानी कि प्रेडिक्ट करने के लिए कि आया कि पॉपुलेशन का मीन क्या है। सही, तो उसमें जेड टेस्ट इस्तेमाल होता है, टी टेस्ट होता है, और यहाँ उसकी कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो हम सीएलटी में भी डिस्कस करके आए थे। स्टैंडर्ड जेड टेस्ट में क्या, जेड टेस्ट में रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। ये चीज हमें नोन होनी चाहिए, तभी हम जेड टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये केस नहीं हो रहा तो हम टी टेस्ट पे चले जाएंगे कि जहां पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, जो सिग्मा डिनोट करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के भी आए थे। स्टैंडर्ड डेविएशन याद है क्या होता है, क्या थी डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन? मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ के आए थे ना हम स्टैंडर्ड डेविएशन में, कि मेरे सैंपल्स के पॉइंट्स किससे डेविएट करते हैं, किससे डेविएट करते हैं। मेरा जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो मेरे पास कहाँ, मेरा मीन कहाँ लाया करता है, सेंटर में। तो जितनी डेविएट, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि मेरा पॉइंट कितना मीन से डेविएट कर रहा है, कितना फासला है मेरा, कितना दूर है। तो जितना फासला यहाँ पर, जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी, इसका मतलब है मीन से उतना दूर है सैंपल। तो यही चीज बताता है। तो यहाँ पर उसी की रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि भाई पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए, तो आप जेड टेस्ट लगा लो, और अगर अननोन है तो फिर टी टेस्ट पे चले जाओ। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सैंपल साइज। यानी कि जब सैंपल लेने जाओगे तो तुम्हारे जहन में ये होना चाहिए कि जेड टेस्ट अप्लाई करना है या टी टेस्ट, तो तुम सैंपल वैसे इकट्ठा करोगे। तो n इज ग्रेटर देन 30, यानी कि जेड टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि 30 से ज्यादा होना चाहिए सैंपल। अब वो 31 है, 32 है, 38 है, बस ज्यादा होना चाहिए। अगर मेरा सैंपल छोटा है, 30 के बराबर है या 30 से छोटा है, यानी कि मैंने सर्वे किया और उसमें सैंपल निकल नहीं पाया, 25 सैंपल्स इकट्ठा हो पाए, तो इसका मतलब है मुझे टी टेस्ट पे जाना पड़ेगा। मैं अपनी अजम्पशन को टी टेस्ट से वैलिडेट करूंगा। सैंपल ज्यादा आ गए तो उसका मतलब है मैं जेड टेस्ट पे भी जा सकता हूँ। लेकिन जेड टेस्ट की एक और रिक्वायरमेंट ऊपर है कि स्टैंडर्ड डेविएशन
पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें प्रीवियस हिस्ट्री से भी पता हो सकता है, या फिर हमारे पास अगर नया कोई डेटा है तो उस पर हमें पता होना मुश्किल होगा। यानी कि अगर कोई सर्वे कर रहा हूँ तो वहां मुश्किल है, लेकिन अगर वो वोटिंग की एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं वोटर्स का बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूँ, या फिर मेरे पास मेडिसिन टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वहां पर हो सकता है मैं प्रीवियस हिस्ट्री में जाके कहीं पर मैं अपने डेटा से, डेटा वेयर हाउस से अपनी चीज को वैलिडेट कर सकूं और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए। सही? तो दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस को ध्यान में रख के हमें टेस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और देन हमारे पास अगली चीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड। क्या डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड होगी? तो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी नॉर्मल है और यहाँ पर भी, लेकिन क्या लिखा हुआ है? स्पेशली फॉर स्मॉल सैंपल साइजेस, और यहाँ पर क्या है? लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल होगा तो जेड टेस्ट, स्मॉल है तो टी टेस्ट। सही? तो यहाँ पर तुम्हारे पास दोनों में मेन चीज यही है कि क्या क्या पैरामीटर्स का ख्याल रखना है और देन फिर इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन में तुम्हारे पास पहले जेड टेस्ट को देखते हैं कि हमारे पास जेड टेस्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले और जेड टेस्ट वाली फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या चीज है? देखो, अब ऊपर की सारी चीजें जो है सेम डिट्टू कॉपी वही वाली चलती भी आएंगी जो हम क्या डिस्कस करके आए थे सीएलटी में, कि हमने बहुत सारे सैंपल्स लेने होते हैं और उसमें अजम्पशन बन रही होती है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलूंगा यहाँ पर। सही? तो पहले क्या किया हमने? फर्स्ट डेटा सेट लोड किया। डेटा सेट लोड करने के बाद हमारे पास वही लाइब्रेरी लोडिंग हो रही है, स्ट्रक्चर समरी हम देख रहे थे, वो सब हमने किया। और यहाँ पर हम किस पे इन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी जो इन्फ्रेंसेस क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि मैं वैलिडेट करने क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर वैलिडेट ये करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या होगा इस डेटा सेट के हिसाब से। तो इस डेटा सेट के हिसाब से यहाँ पर देखो हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर है कि आर द एवरेज एग्जाम स्कोर्स इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने ये अजम्पशन बनाई कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉपुलेशन मीन 75 हो रहा है या नहीं हो रहा है एवरेज एग्जाम स्कोर। यानी कि मुझे ये वैलिडेट करना है, मुझे ये पैरामीटर वैलिडेट करना है कि भाई मेरा एग्जाम स्कोर जो है वो 75 एवरेज है या नहीं है। तो ये एक हाइपोथेसिस दिया है, ये एक हाइपोथेसिस लिया है मैंने, और ये ऑल्टरनेटिव भी जा सकता है और नल भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? रिजेक्ट भी हो सकता है। यानी कि मैं बोलूंगा इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन, 75 है या नहीं है। सही है? तो सैंपल को लेके कर रहे हो, पूरा डेटा तुम्हारे पास नहीं है मौजूद। तो हाइपोथेसिस क्या है? मेरा ये हाइपोथेसिस है, और इसी तरीके से हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो अब हाइपोथेसिस जब है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है? मुझे कॉलम एग्जाम स्कोर का ही सिलेक्ट करना होगा। तो ये देखो, इसको क्या कंसिडर किया था हमने पिछली क्लास में भी, कि ये हमारा क्या था? पॉपुलेशन का डेटा, क्योंकि ये टोटल है। कितना डेटा था ये पॉपुलेशन का? टोटल काउंट कितना था डेटा सेट का? 6607। तो अब टेस्ट इतने बड़े डेटा पे अप्लाई ही नहीं होता और ना ये सैंपल कहलाएगा। तो ये तो पूरा पॉपुलेशन का डेटा है, और उसमें से एनए वैल्यूज क्या कर दी हमने? रिमूव कर दी, एनए वैल्यूज हटा दी, और उसमें पॉपुलेशन का डेटा अगर हम वैसे ही देखते हुए आ रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। लेकिन फिर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पढ़ा था सीएलटी, कि हम मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं और मल्टीपल सैंपल का मीन जब प्लॉट करते हैं तो वो क्या बनाता है? एक
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम बनाता है। तो यहाँ देखो सैंपल साइज कितना आ रहा है, 38। जेड टेस्ट के लिए क्या बोला है उसने कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए, 30 से ज्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पर सैंपल साइज मैंने 38 लिया, और देन नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, कितने सैंपल्स निकाल रहे, 1000, यानी कि हमारे पास रिपीटेडली 1000 सैंपल्स निकल रहे हैं, क्योंकि एजम्पशन बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल सैंपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सही। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या कैलकुलेट हुआ था, ये पूरा ये मीन कैलकुलेट हो रहा था, यानी कि एक एक सैंपल डेटा बार बार निकलता रहेगा 38 साइज का, और 1000 दफा मेरे पास क्या होंगे, मीन कैलकुलेट होंगे। तो हमारे पास पूरा मीन जो है वो कैलकुलेट होके बार बार आता रहेगा, और उसको अगर हमने चेक करना है तो यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम में प्लेस करके देखा था कि हम सारे मीन्स को प्लेस कर देंगे, और उन सारे मीन्स को प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारी जो डायग्राम है विजुलाइजेशन, वो नीचे जो है वो अब डेटा नहीं है, वो मीन है, 65, 66, 67। तो ये हर सैंपल के मीन प्लॉट हुए, जो कि क्या बोल रहे हैं, जो कि सीएलटी को वैलिडेट कर रहे हैं, यानी कि मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड अजम्पशन फुलफिल हो रही है। सही। लेकिन अब टेस्ट अप्लाई करना है, तो टेस्ट अप्लाई करने में क्या करना पड़ेगा, क्या मैं सारे सैंपल पर टेस्ट अप्लाई करूंगा? यहाँ क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ था, एक सैंपल साइज, यहाँ सैंपल साइजेस नहीं लिखा हुआ। तो टेस्ट हमेशा कितने सैंपल पे किया जाता है, एक पे। और अगर डेटाबेस मैं बोलूं कोई फेसबुक है, अगर वहां तो तुम्हें डेटा मिल जाएगा इतना सारा अजम्पशन बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई सर्वे कर रहे हो तो वहां तो एक ही सैंपल मिलेगा। तो उस पे कैसे अजम्पशन बनाओगे, तो उस पे अजम्पशन यही बनेगी कि तुम डायग्राम को ऐसे ही सपोज करोगे कि भाई अच्छा मैं अगर इकट्ठा करता तो मेरा क्या होता, मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विजुलाइज होके आता, यानी कि मेरे पास ऐसी डायग्राम बनती। तो तुम सिर्फ अजम्पशन ही कर सकते हो। यहाँ तो डेटा है मेरे पास पूरे 6000 का, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन अगर सिर्फ क्या होता, मेरे पास एक ही सैंपल होगा, सर्वे किया है अगर, तो वहां पर मुझे एक ही सैंपल से ये अजम्पशन बना के चलनी होगी कि भाई अच्छा मैं अगर मीन निकालता सारे, तो मेरे पास प्लॉट करता, तो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड आते। सही। तो ये दोनों केसेस हैं कि हमारे पास क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ क्या किया है, ये सैंपल डेटा जो है ये कहाँ से निकाला, भाई यही है, यानी कि इसको रेप्लिकेट के अंदर रखा हुआ था, यानी कि मल्टीपल टाइम चल रहा था। मैंने बोला अब सिर्फ एक का निकालना है, तो मैंने इसको उठा के बाहर रख दिया। तो इसका मतलब है यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक सैंपल डेटा का आएगा, वो रैंडम है। समझो पब्लिक में गए, 38 लोगों का सैंपल लिया, ये आ गया तुम्हारे पास, और उस सैंपल का क्या कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो मीन है 66.63, ये मेरा सैंपल का मीन है। सही है। अब इस सैंपल का मीन पे मैं आऊं, मैंने बोला बस सैंपल, मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने थ्योरी बनाई थी, आर द एवरेज एग्जाम स्कोर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन 75। तो मैं बोलूं सिंपल सी चीज है, सैंपल इकट्ठा करता हूं मैं, और सैंपल इकट्ठा करने के बाद मैंने उनका मीन निकाला, मैं बस मैच कर लेता हूँ कि आया कि पॉपुलेशन पे वेरीफाई हो रहा है या नहीं। 66 है, वो 75 है, नहीं हो रहा। तो ऐसे तो तुक्का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्टैट्स में पूरा तरीकेकार बनाया कि किस तरीके से तुम्हारे पास प्रॉपर्ली वैलिडेट होना चाहिए हाइपोथेसिस। तो ये सैंपल लिया है, और सैंपल को क्या करना है, सैंपल को हमें फॉर्मूले में रखना। सही। फॉर्मूले में किस तरीके से रखना है, तो हमारे पास Z टेस्ट जब इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला Z स्टेट का फॉर्मूला होता है। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक Z स्टेट वैल्यू आती है Z टेस्ट के अंदर। यानी कि जब Z टेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, Z स्टेट वैल्यू आएगी, और इस Z स्टेट वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि आया कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए मेरी अपनी अजम्पशन, या फिर रिजेक्ट कर देनी चाहिए। सही।
तो ये z स्टैट वैल्यू को निकालने का तरीका है। अब देखो यहाँ पर जो जितनी चीजें आ रही हैं ये सब तुम्हें पता है क्या क्या है फॉर्मूले के अंदर। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं मैथमेटिकल जबान में यहाँ पर लिख दूं ऐसे, यहाँ पर मैंने लिखा x बार माइनस, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो ये क्या है, ये जो अभी कैलकुलेट करके ऊपर रखा हुआ है सैंपल मीन, सही, ये सैंपल मीन है। कितना आया था अभी 66 पॉइंट समथिंग नीचे जो आ रहा है, ये क्या है, ये क्या होगा, क्या है, कुछ तो होगा। शुरू में मैंने ये लिखा था ना, ये बताया था मैंने सिग्नेचर कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर में क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ऐसी कुछ लिखा था। अब तो यहाँ पर पहचान जाना चाहिए। मैंने अपना हाइपोथेसिस क्या दिया हुआ है, आर द एवरेज एग्जाम स्कोर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन 75, ये लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पर। तो ये किसका सिंबल होगा, जब ये सैंपल मीन है तो ये किसका मीन होगा, पॉपुलेशन का मीन होगा, सही है। तो सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन माइनस, और ये क्या है सिग्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली चीज क्या थी रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये रहा, पॉपुलेशन अगर ये नोन है तो ही फॉर्मूला लग सकता है। और नीचे ये स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या होगा, ये भी यहाँ स्लाइड से देख के बता सकते हो। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सैंपल साइज, यानी कि यहाँ पर कितनी है मेरे पास सैंपल 38 का, सैंपल मीन कितना था 66 पॉइंट समथिंग, और म्यू कितना है जो हम अज्यूम कर रहे हैं, जिस पे थ्योरी दी हुई है हाइपोथेसिस 75 दिया हुआ है ना हमने हाइपोथेसिस, और यहाँ पर सिग्मा ये नोन होना चाहिए। अब यहाँ तो मेरे पास पूरा डेटा है तो वो मैं बोलूंगा कि अच्छा नोन है मुझे पता है, लेकिन वैसे हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम नई थ्योरी दे रहे तो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 6607 का पूरा डेटा है। तो उसमें जो कैलकुलेट करके आ रहे थे वो हमारे पास कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था 3.34। तो ये हमारे पास प्रीवियस बेंचमार्क होना चाहिए कोई डेटा से, डेटा वेयरहाउस से, तो हमारे पास क्या आ सकती है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ देखो दोनों चीजें रखी, पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, और उससे ऊपर हमारे पास क्या चीज आएगी जो हमारा सैंपल मीन है। सैंपल मीन को लिया, इसको नहीं लेना, ये फॉर्मूले का पार्ट नहीं है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूले का पार्ट है पॉपुलेशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, इन दोनों को लिया। और दूसरा हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट था किसका, स्मॉल एन का, तो वो स्मॉल एन क्या है, सैंपल साइज। तो इसको हमने क्या किया, हमने पूरा कैलकुलेट किया, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जेड स्टैट की, और उस जेड स्टैट के बिहाफ से हमारे पास क्या हो रही होगी, हमारी स्टेटमेंट या तो रिजेक्ट होगी या फिर एक्सेप्ट होगी। तो वो देखो यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर जेड स्टैट में अगर मैं जेड स्टैट को पहले यहाँ पर देखूं कि मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ पर देखो कितनी आ रही है मेरे पास -15.44, ये आ रही है मेरे पास क्या है जेड स्टैट की वैल्यू। तो अब अगर ये मेरे पास इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होती है तो इसका मतलब है ये डिसीजन बनेगा कि मैं क्या करूंगा, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा, यानी मैंने हाइपोथेसिस दिया था वो गलत दिया था। अगर उल्टा होता है तो मैं क्या करूंगा, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस,
यानी कि जो मैंने हाइपोथेसिस दिया था वो क्या है, क्या है, सही है गलत है? फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। फेल टू रिजेक्ट का उर्दू में तर्जुमा करूँ तो क्या होगा? फेल टू रिजेक्ट, कि मैं रिजेक्ट करने से फेल हो गया, रिजेक्ट नहीं कर पाया। तो ये स्टेटमेंट स्टैट्स के अंदर होती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँ ऑल्टरनेटिव, मैं बोलूँ एक्सेप्ट एच नॉट, मुझे ये लिखना चाहिए था, लेकिन स्टैट्स में ऐसे नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आगे वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, द एवरेज एग्जाम स्कोर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, यानी कि जो ऊपर अज्यूम करके आए थे। तो यहाँ पर Z क्रिटिकल क्या बता रहा है, Z क्रिटिकल जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पर देखो ये वैल्यू है। अब ये अगर मैं अल्फा, देखो यहाँ पर अगर ये अल्फा ले रहा हूँ, इसका मतलब है मैं कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहा हूँ, 0.05 पे। यानी कि ये जो डायग्राम दिखा के आया था ऊपर, अगर इसको दोबारा ले आए तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है ना, यानी कि थ्रेशोल्ड, कि अगर इससे बाहर जाएगा तो रिजेक्ट कर दूंगा मैं हाइपोथेसिस को, अगर इसके अंदर रहेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर 0.05 का मतलब क्या है, कितना, 0.05 का मतलब है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सही, 95% है। और इसको यहाँ पर देखो अल्फा बाय 2 क्यों किया हुआ, अल्फा बाय 2 क्यों है, इसको देख के बता सकते हो। 0.05 को डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया हुआ, क्या कर रहे हो, दो टुकड़ों में अल्फा बाय 2, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, 0.05 का मतलब क्या है, 5%। 5% को दो हिस्सों में तोड़ रहे हो, क्यों, आधा इस साइड पे, आधा इस साइड पे। तो यहाँ 2.5% और यहाँ 2.5%, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज का 2.55% तुम्हारे पास जा रहा है। और ये 1 क्या है, 1 तुम्हारे पास पूरा टोटल एरिया है, यानी कि ये पूरी तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये इसमें से तुमने अल्फा बाय 2 क्या कर दिया, कट कर दिया। यानी कि इस डायग्राम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो लिखा हुआ, यानी कि Z क्रिटिकल बना रहे हो पूरा, यही चीज बना रहे हो तुम यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बाय 2। और क्यू नॉर्म कैलकुलेशन के लिए कि तुम्हारी Z क्रिटिकल वैल्यू क्यू नॉर्म फंक्शन के थ्रू आएगी R के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ अंदर की मैथमेटिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए, वो तुम्हें यहाँ पर मैंने खुद बता दी, Z क्रिटिकल किस तरीके से निकलेगी। अब Z क्रिटिकल जो यहाँ वैल्यू निकल रही है ना, वो स्टैट्स में तुम्हारे पास एक Z टेबल होता है, उसमें क्या होती है, ये वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ना, ये पूरा गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसने किया है इन्वेंट, उसने ये पूरी अजम्पशन बना के रखी हुई है और पूरे सारी वैल्यूज बना के रखे हुए, जो कि वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है। तो हमें इतनी कैलकुलेशन में यहाँ ढूंढना नहीं है, हमें जो ये वाली वैल्यू है ना, वो कहाँ दे रहा है, वो वैल्यू वो ये कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करना है। तो इसी वैल्यू पे हमने क्या करना है, डिसीजन लेना है कि आया कि अगर बड़ी होगी इससे तो मैं क्या कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर इफ और एल्स की कंडीशन में लगाते हैं तो मेरे पास Z स्टैट कितनी आई थी, -50। और अगर मैं Z क्रिटिकल को देखूं यहाँ पर तो मेरे पास कितनी आ रही है, 1.95। अब इसको प्लस माइनस में इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ देखो सही नजर आ रही है, इसी करीब वैल्यू 1.96। तो प्लस माइनस का मतलब है कि ये नेगेटिव थ्रेशोल्ड भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो वो जो Z क्रिटिकल है वो यही बता रहा है कि इतनी बाउंड्री है, यहाँ पर भी इतनी बाउंड्री है और यहाँ पर भी इतनी बाउंड्री है। तो 95% पे हमेशा यही आता है, यानी कि ये फिक्स है वैल्यूज। 0.01 करूंगा तो एक फिक्स वैल्यू होगी Z क्रिटिकल, 0.001 करूंगा तो एक फिक्स वैल्यू होगी।
तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वैल्यू, अब मुझे बताओ ये क्या होगा, ये कैलकुलेट, ये कंडीशन चलाए बगैर इसको कहाँ जाना चाहिए? इफ वाली कंडीशन में जाना चाहिए या एल्स वाली कंडीशन में जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? जेड सेट कितनी है? -15। और उस पे हमने क्या लगाया हुआ? एब्सोल्यूट। हमेशा पॉजिटिव कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव, वरना हमारा आंसर हमेशा ग्रेटर ही जाता रहेगा या फिर लेस देन ही जाता रहेगा। तो एब्सोल्यूट लगाना है, यानी कि हमारे पास नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो अब क्या होना चाहिए? जेड क्रिटिकल हमारे पास क्या आ रही है? हमने तो प्लस माइनस खुद लगाया है, जेड क्रिटिकल पॉजिटिव नहीं है, क्या होगा? जेड क्रिटिकल कितनी है? 1.95। तो 15 क्या होगी? 15.44 बड़ी है छोटी है? बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब है मेरा हाइपोथेसिस क्या हो रहा है? मेरा हाइपोथेसिस क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि वो किस एरिया में आ रहा है? यहाँ पर कहाँ हो रहा है? मैंने अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया तो कहाँ जा रहा है मेरा हाइपोथेसिस? रिजेक्शन एरिया में जा रहा है या फिर एक्सेप्टेंस में? रिजेक्शन वाले में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर यही चीज बता रहा है ना, 1.96 से क्या हो रही है? 5 से बड़ी हो रही है वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव में हो रही हो या फिर नेगेटिव में हो रही हो, लेकिन वो बढ़ी जा रही है। 15 है, अगर वो क्या होती, 0 पॉइंट समथिंग होती वैल्यू, तो इसका मतलब है वो कहाँ आती? एक्सेप्टेंस एरिया में। तो अब ये जो वैल्यूज थी इसका कोई ताल्लुक नहीं था मीन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये तुम्हारे पास अजम्पशन को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल क्या है, टेस्ट है जो रूल पे बना हुआ है, जो हमेशा रिजल्ट सही देगा। और अगर एक्चुअल मीन निकालो तो एक्चुअल मीन तुम्हारे डेटा सेट का इतना निकल ही नहीं रहा था। कितना? 75 आ ही नहीं रहा था। वो कितना आ रहा था? वो तुम्हारे पास इसी के आसपास आ रहा था, जो तुम्हारा 67, 68। तो ये वैलिडेट कर रहा है टेस्ट कि ये तुम्हें सैंपल पे रिजल्ट कभी गलत नहीं देगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास पूरा डेटा नहीं भी है, इतना बड़ा डेटा सेट तुम्हारे पास सैंपल मौजूद है और तुम अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो, तो वो इस टेस्ट के थ्रू, जेड टेस्ट के थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो, और वो तुम्हें रिजल्ट करीब करीब ही ला के देगा। और वो ये बता देगा कि भाई तुम्हें आया कि रिजेक्ट करना चाहिए अपना हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा पैटर्न जेड टेस्ट का कंप्लीट होता है। इसको इम्प्लीमेंट कर लो, जहाँ से तुमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था उसी के बाद से इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि ये वैल्यूज तुम्हें लिखनी होंगी, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें। और बाकी जिसने शुरू से इम्प्लीमेंट तुम्हारा होगा तो वो सब पूरा ऊपर से नीचे तक करोगे, टोटली करो उसको इम्प्लीमेंट।